हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीक 27 मार्च को नेपाल के 47वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बलेन्द्र शाह का शपथ समारोह हुआ और इसके साथ ही नेपाल में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक होता था कि नेपाली पॉलिटिक्स इट वाज डोमिनेटेड बाय टू मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स, एक तो नेपाली कांग्रेस और दूसरे की कम्युनिस्ट पार्टीज। उसमें कई कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जैसे केपी शर्मा ओली की है या प्रचंडा की पार्टी है। सो दे यूज टू वर्क समटाइम्स इन कोलैबोरेशन, समटाइम्स एट ईच अदर। लेकिन अब जेनजी मूवमेंट के साथ ही एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, एक नए पोल के तौर पर उभरी है। और ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, ऐसा नहीं कि नई पार्टी है, इट वाज ऑलरेडी इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, लेकिन उस समय ये था कि माइनर पार्टी। अब हो गया कि ये मेजर पार्टी के तौर पर इट हैज़ गॉट 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ इंडिया नेपाल के रिलेशन में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये जो न्यू लीडरशिप है, they do not have any ideological baggage. They are nationalists, committed to the committed to provide a good corruption free and development oriented government to the people of Nepal. इसके पहले अगर आप देखें कि कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, तो उसमें केपी शर्मा ओली, और उनका एक आइडियोलॉजिकल ये जो एफिनिटी थी वो चाइना के साथ, और जिसके कारण वो हमेशा एक तो इंडिया चाइना कार्ड प्ले किया करते थे समय के मुताबिक। कभी वो इंडिया कार्ड प्ले करते, कभी चाइना कार्ड प्ले करते, और साथ इससे भी जो बड़ा ही डेंजरस जो गेम था वो जो प्ले कर रहे थे, वो इंडिया कार्ड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑल्सो प्ले करते थे। वो हमेशा इंडिया को एक कहने की बिग बुली के तौर पर प्रेजेंट करते थे कि इंडिया wants to dominate नेपाल, या इंडिया wants to undermine the sovereignty and unity of नेपाल। इसलिए आप देखें कि वो बाउंड्री डिस्प्यूट को भी एक नई लाइफ प्रोवाइड किए, उसको एक मरा दोनों ही देशों के बीच में एक मेजर इशू के तौर पर उभार के लाया, और इसके कारण हुआ कि भाई इंडिया नेपाल के रिलेशन में काफ़ी खटास आ गई। लेकिन अब विथ न्यू लीडरशिप in power in Nepal, both countries have a good opportunity to restart building the bilateral ties. और इसमें एक नई शुरुआत भी हुई, क्योंकि इंडिया was very strong supporter of conducting election after Gen-Z movement, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टीज, दे वेर इन्वेंटिंग एक्सक्यूजेस टू अवॉइड इलेक्शंस। लेकिन इंडिया ने ये जो इलेक्शन काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट किया, और इनफैक्ट प्रोवाइडेड लॉजिस्टिकल हेल्प टू कंडक्ट इलेक्शंस इन ए स्मूथ वे। तो एक शुरुआत तो हो ही गई है, और इवन आफ्टर द ओथ सेरेमनी इन प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रेटेड बलेन्द्र शाह, एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू वर्क क्लोजली विथ इंडियन लीडरशिप। तो इस तरह से एक ऑप्टिक्स तो क्रिएट हो ही गया है, लेकिन इसको अब आगे ले जाने की बात होती है। सबसे पहले कि भाई दोनों ही देश को एक जरूरी है कि अर्ली, माने दिस द टॉप लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज शुड हैव एन अर्ली मीटिंग। उसके हुआ कि भाई एक टेम्पो रिलेशनशिप में सेट हो जाएगा, एक they can impart a new life, or they can set the ball rolling for the development of substantive agenda in bilateral ties। और इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो सबसे जो जरूरी है, और इनफैक्ट अभी तो एक ये गल्फ क्राइसिस के कारण एक मौका भी मिल गया है दोनों कंट्री को। दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, लार्ज में कहने की ए नंबर ऑफ इश्यूज। उसमें कुछ के ऊपर काफ़ी डिफरेंसेस भी है, कुछ हैं जो जिस पे कोई डिफरेंसेस नहीं है।
तो डेवलपमेंट कोऑपरेशन को अभी सेंटर में रख कर के आगे बढ़ना ये काफ़ी कहने की दोनों ही देशों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक बार जब दोनों की स्थिति और दोनों के बीच में एक कह लें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो जाती है और एक गर्माहट अगर आ जाती है, देन दे कैन मूव टू डील विथ कंटेंशियस इशू। और इस कंटेक्स्ट में आप देखें कि वेस्ट एशिया के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम उभर के आ गए, जैसे कि प्राइस राइज काफ़ी हुआ, फूड ऑयल के प्राइस में जो इजाफा आया उसके कारण इन्फ्लेशन दोनों ही कंट्री में, इंडिया में लेकिन नेपाल में भी है। उससे है कि ये जो फर्टिलाइजर की सप्लाई पर भी प्रॉब्लम आ गया है और रुपी डेप्रिसिएशन इज a new problem. Most importantly, the safety of Nepali citizens who are working abroad. तो इन सभी मुद्दों पर इंडिया इन ए बेटर पोजिशन टू हेल्प द नेपालीज गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप पास्ट में देखें तो कोविड के टाइम में भी इंडिया हैड एक्सटेंडेड जनरल सपोर्ट टू नेपाल गवर्नमेंट। तो इस तरह से अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने में अगर दोनों कंट्री एक साथ आती है तो दैट विल सेट ए न्यू टेम्पलेट फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि भाई दोनों ही कंट्री को जॉइंट कमीशन मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर के जो लेवल पर जॉइंट कमीशन मीटिंग होती है इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो उसमें होता है कि भाई दे विल टेक स्टॉक ऑफ द इंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस और देन दे कैन सेट द स्टेज फॉर क्लोजर कोऑपरेशन ऑन वेरियस इशूज। और इस कंटेक्स्ट में हम देखें कि इंडिया और नेपाल के बीच जो सबसे बड़ा कोऑपरेशन का एरिया है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन। क्योंकि बहुत सारे सबसे पहले तो कि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिस पे काम भी हो रहा है, लेकिन एक मेगा प्रोजेक्ट दैट इज 6000 मेगावाट का जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है दैट इज जस्ट, तो उस पर दोनों कंट्री को चाहिए कि भाई ये एग्रीमेंट इस पे फाइनलाइज करें एंड बिकॉज दैट विल चेंज द द कोर्स ऑफ बायलैटरल। क्योंकि एक बार पंचेश्वर प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट होती है, एक तो सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं दे हैव नॉट एट कंप्लीटेड, जैसे अरुण थर्ड है या अपर कर्नाली प्रोजेक्ट है, ये सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको भी जल्दी से एक्सपेडिशियसली कंप्लीट करने की जरूरत होती है। और इससे होगा कि नेपाल को एक टेंजिबल बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि नेपाल जो है वो ऑलरेडी एनर्जी सरप्लस है, तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो इंडिया को सप्लाई करता है और थ्रू इंडिया मतलब बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडियन ग्रिड वो बांग्लादेश को भी जाता है। तो इससे है कि नेपाल को काफ़ी फायदा होता है और इवन इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है दैट हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन ड्यू टू दिस एनर्जी एक्सचेंज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है यानी हाइड्रो पावर कॉपरेशन इसको एक्सलेट करना दैट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग द रिलेशनशिप ऑन ए हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। और दूसरी बात आप देखें कि इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, इट इज़ नॉट न्यू। और ये ऐसा नहीं है कि जो सेपरेट कंट्री है और उसके बीच दोनों के लोगों के बीच, इनफैक्ट दे हैव वेरी क्लोज कल्चरली रिलीजियसली। वहाँ भी जो अगर नेपाल में देखें तो मेजॉरिटी रिलीजन जो हिंदुइज्म है, इंडिया में भी वही है। कल्चरली देखें तो उसमें कहा जाता है कि नेपालीज और इंडियन के बीच रोटी बोटी का रिश्ता है, यानी दे हैव द रिलेशंस ऑफ ब्रेड एंड मैरिज। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोगों के बीच का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और अगर कल्चरल लेवल पर देखें तो इंडिया और नेपाल इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट साइट है वो नेपाल में है, बहुत सारे इंडिया में है,
तो एक बुद्धिस्ट सर्किट ऑलरेडी इंडिया अपने साइड में डेवलप किया, जैसे कि गया है, सारनाथ है और अदर प्लेसेस को बुद्धिस्ट सर्किट के तौर पर डेवलप किया गया है। और इसे जब हम अगर नेपाल के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस कपिलवस्तु है वो नेपाल में, तो इन एक तो एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा सकता है। और इस पे चाहिए कि दोनों ही कंट्री को माने काफ़ी एनर्जेटिकली दे शुड टेक दी दिस फॉरवर्ड। इससे होगा कि भाई दोनों ही देश में एक टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सिमिलरली अगर देखें कि इंडिया में अभी अयोध्या में राम टेम्पल का निर्माण हुआ है और उससे एक रामायण से रिलेटेड जो टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको टैप करने में काफ़ी आगे बढ़े। और उसका तो इसी अभी जो सीता, तो सीता माँ का जो बर्थ प्लेस माना जाता है कि भाई नेपाल में, लेकिन इंडिया में भी जो राम और सीता की कहानी है और ये, तो इन दोनों को जिस तरह से रिस्पेक्ट और एक गॉड के तौर पे इंडिया में पूजा होती है, तो उस तरह से बहुत सारे साइट हैं इनसे रिलेटेड, राम और सीता से रिलेटेड काफ़ी साइट्स हैं इंडिया में। तो इस रामायण सर्किट को भी डेवलप करने में अगर हम दोनों ही कंट्री के जो कल्चरल साइट्स हैं उसको इंटीग्रेट करें तो उससे भी दोनों ही कंट्री को फायदा होगा। तो इस तरह से कल्चरल लेवल पे तो इंटीग्रेशन का स्कोप बहुत है। सिमिलरली अब देखें कि एकेडमिक एक्सचेंज उसमें का भी काफ़ी पोटेंशियल है। बहुत सारे जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टडिंग इन इंडिया बिकॉज दे हैव द स्कॉलरशिप और इवन कमर्शियली दे फाइंड इट लुक्रेटिव। इनफैक्ट ये जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर है he has also studied in बेंगलुरु नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। तो उनको भी आइडिया है कि भाई नेपाल के कितने स्टूडेंट इंडिया में अटेंड करते हैं और इंडिया का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, ये एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इसकी भी बहुत गुंजाइश है। एक रीजनल कनेक्टिविटी का भी, जैसे कि अगर ये जो सब सार्क के लेवल पर तो कनेक्टिविटी अभी तक हुई नहीं, क्योंकि नेपाल का पाकिस्तान का हमेशा ऑब्जेक्शन होता था, कहीं ना कहीं से कोई एक उनको एक्सक्यूज मिलता था। तो इस तरह से अगर हम सब रीजनल लेवल पर इंटीग्रेशन का तो प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन चारों कंट्री के बीच में, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और खास करके एक डिजिटल कनेक्टिविटी उसको भी स्पीड अप करें। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत सारे एरियाज हैं जहां इंडिया और नेपाल दे कैन इजीली एक्सेलरेट देयर कोऑपरेशन। उसके बाद एक बार जब दोनों ही में एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है, देन दे कैन इजीली टैकल दिस बाउंड्री डिस्प्यूट, या इवन 1950 का जो ट्रीटी ऑन पीस एंड फ्रेंडशिप है, जिसके लिए नेपाल गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इसमें अमेंडमेंट हो, क्योंकि इट पुट्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन नेपाल्स फॉरेन पॉलिसी या उसके डिफेंस पॉलिसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो चूंकि अब नेपाल में मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, सो देर इज नो देर विल बी सर्टेन स्टेबिलिटी देयर। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट के लिए और इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका भी है कि भाई उसके दिशा में भी ये स्टेप ले। तो एक तरफ है कि सब, लेकिन ये जो डिफ़िकल्ट इश्यूज जो है इसको तो बाद में लेने की ज़रूरत है, लेकिन पहले ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं उसको पिक करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस से उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ तो उसको हैंडल करना, या इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में जो दोनों स्टेट और दोनों कंट्रीज़ की कोऑपरेशन की बात होती है, रामायण या और बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करना, लोगों के बीच में जो मूवमेंट
उसको ज़रा स्मूथ करना। तो इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें दोनों ही कंट्री बड़े इजीली आगे बढ़ सकती है और जिसमें बिना किसी माने ऑब्जेक्शन के एंड देयर वोंट बी मच हेजिटेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये इन एरियाज़ को सबसे पहले ज़रूरत है काम करने की। आफ्टर दैट द टू साइड्स कैन टेक डिफिकल्ट इशूज़। और इसलिए अगर आप देखें कि बांग्लादेश में भी यही प्रॉब्लम था। बांग्लादेश में शेख हसीना के गवर्नमेंट गिरने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आया, तो दे वेर मोर और लेस आइडियोलॉजिकली कमिटेड, क्योंकि उसमें ऐसे तो वो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व में और उनका काम था कि भाई वहाँ इलेक्शन कंडक्ट करना बेसिकली। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में जमात इस्लामी का जितना दबदबा था और जिसके कारण हुआ कि इसकी सारी पॉलिसी चेंज हो गई बांग्लादेश की। उसमें प्रो पाकिस्तान और इवन फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स काफ़ी आ गए थे और इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आया। लेकिन अब न्यू गवर्नमेंट आई है, बीएनपी गवर्नमेंट, तारिक रहमान इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और उसके आते ही देखें कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में एक अपसर्ज आया। उन्होंने सबसे पहले तो ये जो प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्लामिस्ट जनरल थे आर्मी में, उनको रिप्लेस कर दिया। दूसरी बात कि अभी हाल में जो रैसीना डायलॉग हुआ, तो उसके ही साइडलाइन पे अब देखें कि जनरल कैसर चौधरी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनकी बातचीत भी NSA दोभाल के साथ हुई और फिर दोनों ही कंट्री ने सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इशू इंडिया के लिए सिक्योरिटी है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो बांग्लादेश को भी लगता है कि भाई अगर हम इंडिया के इस सिक्योरिटी कंसर्न को हम एड्रेस करते हैं, देन वी विल हैव वेरी गुड कोऑपरेशन इन अदर एरियाज। और यही रीज़न था कि भाई शेख हसीना के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप जो था वो गोल्डन एरा माना जाता था। तो नाउ तारिक रहमान इज ऑल्सो ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सेम मॉडल कि फर्स्ट एड्रेस इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड देन मूव क्लोजर टू cooperation in various other areas। तो इसीलिए इसी स्ट्रेटजी को इंडिया और नेपाल में भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि नेपालीज जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बलेंद्र शाह के जो गवर्नमेंट है, उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं। दे आर द नेशनलिस्ट एंड दे कैन इवेल्युएट। उनका चाइना के साथ भी रिलेशन हो सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। दे आर फ्री टू फोर्ज क्लोजर टाइज विद चाइना, बट दे विल हैव टू इवेल्युएट द थिंग्स वेदर the BRI projects, yeah, even other projects, are they in Nepal's interest or not? Based on the assessment of economic viability और even नेपाल का जो इंटरेस्ट है उसको देख करके अपना वो डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि जैसे KP शर्मा ओली के टाइम में था कि दैट वाज बेसिकली आइडियोलॉजिकली अलाइन, और इसलिए वो बाद में पहले तो वो फेवर करते थे चाइना को और बाद में एक्सक्यूज ढूंढते थे कि भाई कैसे हम इंडिया को साइडलाइन करें। तो दैट इज नॉट द केस नाउ। सो नाउ इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ कंट्रीज टू कम क्लोजर एंड एक्सेलरेट कॉपरेशन इन वेरियस एरियाज। धन्यवाद।